हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड थ्योरम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बॉन्ड थ्योरम क्या चीज़ होती है। बॉन्ड थ्योरम बेसिकली एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है ना, जिसे कहते हैं रूल्स, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स। तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप को। अब किसके बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है ये थ्योरम एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन दी बॉन्ड प्राइस, यील्ड, मैच्योरिटी एंड कूपन रेट्स, राइट। तो ये जो चीज़ें बॉन्ड्स में होती हैं, जो एलिमेंट्स बॉन्ड के होते हैं कि बॉन्ड की प्राइसेस क्या है, बॉन्ड की वैल्यू क्या है, मार्केट इंटरेस्ट रेट या फिर यील्ड क्या है, वो चाहे यील्ड टू मैच्योरिटी हो या करंट यील्ड हो। सो यील्ड क्या है, फिर मैच्योरिटी पीरियड क्या है, और कूपन रेट्स जो इंटरेस्ट रेट उस पर पे किए जाते हैं वो, इन सब के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रेम किए गए हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं, बॉन्ड थ्योरम कहते हैं, राइट। सो ये जो बॉन्ड प्राइसेस और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा होता है, जो यील्ड चेंज हो रही होती है, इसके बीच के रिलेशन को किसने बताया था, बर्टन जी मल्केल ने बताया था। और इन्होंने कैसे बताया था, उसको 5 प्रिंसिपल के बेसिस पे बताया था, और इसी 5 प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम्स। क्लियर हो गया। बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम बेसिकली क्या करता है, बॉन्ड की जो वैल्यू है, बॉन्ड की जो प्राइसिंग है ना, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट के वेरिएशंस आते हैं, जो यील्ड चेंज होती है, उसका कैसे कैसे इस पे इम्पैक्ट पड़ता है बॉन्ड की प्राइस पे, या बॉन्ड की प्राइस का कैसे इंटरेस्ट यील्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब के रिलेशंस को ही बॉन्ड थ्योरम एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन से हमें क्या पता चलेगा, बीइंग एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलती है समझने में कि जो बॉन्ड की वैल्यू है या जो बॉन्ड की प्राइसेस है वो फ्लैक्चुएट कैसे करती हैं मार्केट में, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, क्या रीजंस होते हैं। वो रीजंस आप इस थ्योरम के बेसिस पे समझ पाते हैं कि किस तरीके से ये चेंजेस आ रहे हैं। यील्ड बढ़ गई, प्राइसेस वैल्यू डिक्रीज कर गई, या वैल्यू इंक्रीज कर रही है, प्राइसेस कम हो रही हैं, या वेरिएशंस है। तो ये सब चीज़ें आपको इन्हीं थ्योरम के बेसिस पे समझ में आती है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरम बेसिकली किस पे ड्राफ्ट किए गए, तो जो वैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है ना, जो इक्वेशन है वैल्यूएशन की, बॉन्ड वैल्यूएशन की, उन्हीं के बेसिस पे ये थ्योरम्स को डिफाइन किया गया। ये बेसिकली पांच थ्योरम जो दिए गए थे वो उन्हीं के बेसिस पे ही दिए गए थे। तो अब हम ना एक एक करके सारे थ्योरम को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फर्स्ट थ्योरम की, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है। अब इनवर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, इस तरीके से उल्टा रिलेशन बताता है। किसके बीच में रिलेशन है भी बताएगा। पहला थ्योरम क्या कहता है कि जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं और जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है। कहने का मतलब बॉन्ड की प्राइस या बॉन्ड की वैल्यू और मार्केट इंटरेस्ट रेट का मतलब समझिए यील्ड। तो बॉन्ड की वैल्यू और यील्ड दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है, अपोजिट है बिल्कुल भी। एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, मतलब यील्ड अगर बढ़ रही है, तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस है या वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, गिर जाएगी। वहीं जब मार्केट का रेट है ना, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट या यील्ड रेट जो है वो गिरेगा, तो जो बॉन्ड की प्राइस है या बॉन्ड की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। पहला थ्योरम ये है। ठीक है। अब होता क्या है, जब हम बॉन्ड को इशू करते हैं उस वक्त जो कूपन रेट सेट करते हैं ना, वो जनरली बिल्कुल इक्वल होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो मार्केट को ध्यान में रखते हुए ही उस पर जो इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट फ्रेम किया जाता है वो मेंशन करते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट इंटरेस्ट रेट को डिनोट कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ये जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज करने लगता है, या तो वो बढ़ता है या तो घटता है। अब उसकी वजह से जो बॉन्ड की वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है। तो क्या कहा गया, बोला गया कि अगर आपकी जो करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट है ना, जो यील्ड है आपका, अगर वो बढ़ रहा होगा, किससे ज़्यादा बढ़ रहा होगा, कूपन रेट से। मतलब बॉन्ड पे जो कूपन रेट सेट किया गया था, जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, उससे एक्सीड अगर आपका करंट यील्ड जा रही होगी, मार्केट इंटरेस्ट रेट है जो उससे ज़्यादा जा रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यू है किसकी, बॉन्ड की वैल्यू, वो डिक्रीज कर जाएगी उसके फेस वैल्यू से, राइट। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बॉन्ड आपको लोअर रिटर्न देने लगता है, और इसीलिए इस तरह के बॉन्ड्स लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और वाइसा वर्सा सिचुएशन भी हो गया। वाइसा वर्सा सिचुएशन का क्या मतलब हो गया कि अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है, घटता है, करंट यील्ड घट जाती है, किससे, कूपन रेट के कंपैरिजन में, कूपन रेट ज़्यादा, करंट यील्ड कम, तो बॉन्ड की वैल्यू जो है, बॉन्ड की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड प्रीमियम पे अपनी फेस वैल्यू से एक्सीड की वैल्यू पे सोल्ड होना शुरू हो जाता है, और वो अट्रैक्टिव बन जाता है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है, ये पहला थ्योरम बताता है। ठीक। अब
ये जो बात कह रही है, ये बात कैसे है? आप इसको पढ़ चुके हैं। जब यहाँ पे हमने बॉन्ड के नेचर की बात करी थी और यील्ड एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था करंट यील्ड के कुछ एग्जांपल्स, करंट यील्ड का एग्जांपल देखा था। वहाँ पे मैंने ये बात समझाई भी हुई है। फिर भी मैं वही सेम एग्जांपल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे दोनों के प्राइसेस इन्वर्सली रिलेट करें, कि अगर एक बढ़ रहा होता है तो वैल्यू घट रही होती है, और अगर एक घट रहा होता है तो वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है। आपको वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने वहाँ करंट यील्ड के केस में लिया था, कि बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 थी और कूपन रेट कितना 12% है। अब सेल जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जो इस वक्त करंट में उसकी वैल्यू रखी गई है, वो कितनी रखी गई, 800 रुपीज़ की रखी गई है। आपको करंट यील्ड कैलकुलेट करना था वहाँ के एग्जाम्पल में, तो करंट यील्ड जब आपने कैलकुलेट किया था तो 15% आया था। अब यहीं पे समझना है, यहाँ पे देखिए, ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया, प्रीवियस एग्जाम्पल से आपको कुछ फैक्ट्स निकालने हैं। करंट यील्ड मतलब करंट मार्केट रेट कितना है, 15% दिख रहा है ना। करंट यील्ड और करंट मार्केट रेट कितना दिख रहा है, 15% दिख रहा है। वहीं कूपन रेट कितना दिख रहा है, 12%। तो देखिए करंट मार्केट रेट जो है आपका कूपन रेट से एक्सीड कर रहा है कि नहीं, यस एक्सीड कर रहा है। तो जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से एक्सीड करता है तो बॉन्ड की प्राइस क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड की प्राइस कितनी हो गई, 800, उसके फेस वैल्यू से कम है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसके कूपन रेट से ज़्यादा, तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव हो जाता है मार्केट में। यही बात हमने कही ना, यही है थ्योरम। तो ये देखिए एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो जा रहा है ना। अगर मैं इसको ना कंपैरिजन करके आपको इसी चीज़ को दिखाऊं, तो एक एग्जांपल लीजिए, जैसे बॉन्ड ए बॉन्ड बी है, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ पार वैल्यू 100 दोनों की है, कूपन रेट 10% दोनों का था, बॉन्ड ए का भी बॉन्ड बी का भी, मैच्योरिटी पीरियड भी दोनों की सेम थी। मार्केट प्राइस, अब यहाँ पे आपको यील्ड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ सकता है। जैसे वैल्यू ऑफ प्राइस आपको कैलकुलेट करते हैं ना, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है कैलकुलेट करना आपने सीखा, इसी तरह से यील्ड कैलकुलेट करना भी आप जानते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन की भी ना, सिर्फ आपको रिलेशन दिखा रहे हैं। देखिए मार्केट प्राइस कितनी है, बॉन्ड ए के केस में 874 है, ठीक है, और यील्ड कितना है, 18% है। वही मार्केट प्राइस बॉन्ड बी के केस में कितनी है, 1035 है, और यील्ड कितना है, 8%। सिर्फ लास्ट की दो लाइनें आप देखिए, मार्केट प्राइस और यील्ड, ठीक है। आप देखिए अगर यील्ड ज़्यादा है किससे, कूपन रेट से, कूपन रेट 10% था, यील्ड ज़्यादा है कूपन रेट से, तो मार्केट प्राइस कम दिख रही है 874। वहीं जब यील्ड कम होता है, 8% है, कूपन रेट ज़्यादा है, तो जब यील्ड कम होता है कूपन रेट से, तो मार्केट की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये सब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वजह से होता है। जब आप निकालते वैल्यूएशन करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर हो गया। तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गया, पहला थ्योरम हो गया, ठीक। यहाँ तक याद रहेगा कि जो करंट यील्ड है और बॉन्ड की वैल्यू के बीच में इन्वर्स रिलेशन रहेगा। करंट यील्ड अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम आएगी, करंट यील्ड अगर कम है तो बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, दैट्स इट, ठीक। अब थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 बेसिकली मैच्योरिटी और वोलेटिलिटी के बीच की बात करता है। तो ये क्या कहता है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट के चेंज, मतलब इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आती है उसके कंपैरिजन में, मतलब उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मतलब क्या, उनकी मैच्योरिटी, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं जिनकी मैच्योरिटी बहुत लंबी है, वो कैसे होंगे, वो ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी प्राइस में ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलती है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। क्यों, क्योंकि मार्केट जब लंबे समय तक, जिसकी होल्डिंग पीरियड लंबे टाइम तक है, मैच्योरिटी पीरियड लंबे टाइम तक है, वो मार्केट में भी बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ना, वो ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट है, मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने का इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा दिखेगा। अब एक 20 ईयर्स के बॉन्ड जो होंगे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे ना प्राइस चेंजेस को कंपैरेटिवली 5 ईयर्स के बॉन्ड को। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। तो वही कह रहा है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं, प्राइस चेंज की बात करें, इंटरेस्ट रेट चेंजेस की बात करें, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो मार्केट का इम्पैक्ट भी उन पर ज़्यादा पड़ेगा। तो ये तो सेकंड थ्योरम हो गया। अब बात करते हैं थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम कूपन एंड वोलेटिलिटी की बात करता है। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि प्राइस वोलेटिलिटी इंक्रीजेज एज कूपन रेट डिक्रीजेज, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब हो गया, देखिए प्राइस वोलेटिलिटी, जो प्राइस में वैल्यू में जो चेंज आते हैं बॉन्ड्स की, वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस आते हैं अगर कूपन रेट कम होता है। तो कैसे ये समझिएगा, देखिए लो कूपन बॉन्ड्स फ्लैक्चुएट मोर इन प्राइस देन हाई कूपन बॉन्ड्स फॉर अ सेम इंटरेस्ट रेट चेंजेस, राइट। सिंपली समझिएगा कि अगर आपका जो बॉन्ड है ना, अगर बॉन्ड पे 8% का कूपन रेट दिया गया है, ठीक है, तो यह एक बॉन्ड पे 8% का कूपन रेट है, एक बॉन्ड पे 10% का कूपन रेट है, तो किस पे ज़्यादा है कूपन रेट,
8% कम है और 10% वाला कूपन रेट ज़्यादा है। तो ये क्या कह रहे हैं, जिस पे कम कूपन रेट है, जिस पे कम इंटरेस्ट दिए जा रहा है, 8% वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा प्राइस में फ्लैक्चुएट करेगा कंपैरेटिवली किसके, जिसमें ज़्यादा कूपन रेट इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, भले ही सेम इंटरेस्ट रेट चेंज हो, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, यील्ड जो है वो सेम परसेंटेज से चेंज हो, लेकिन आपको वैल्यू में वेरिएशन किसके ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिस जिस बॉन्ड की कूपन रेट लो रहेगी। यही बात कह रहे हैं वो कि लो कूपन रेट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी प्राइस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, प्राइस वेरिएशंस ज़्यादा मिलती है। ठीक है, सो बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी इज रिलेटेड टू द कूपन रेट। ये थ्योरम यही कहती है कि उन प्राइस बॉन्ड की वैल्यू जो होती है किससे रिलेट करती है, कूपन रेट से, जो ये कहता है कि अगर जो बॉन्ड की प्राइस में जो भी परसेंटेज का चेंज आ रहा है वो चेंज किसकी वजह से आता है, ड्यू टू चेंज इन दी मार्केट इंटरेस्ट रेट, और वो कम आएगा। कब कम आएगा, अगर कूपन रेट हाइयर रहा तो। अगर उस बॉन्ड का कूपन रेट हाइयर रहा तो मार्केट इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से बॉन्ड की प्राइस में जो चेंज आएगा वो कम चेंज आएगा। अब आपको पता है मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक, लेकिन जो डिक्रीज करेगी वो कंपैरेटिवली कम करेगी किस बॉन्ड में, जिस बॉन्ड का कूपन रेट हाई रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो जो हाई इंटरेस्ट रेट पे करने वाले बॉन्ड होते हैं, मतलब कूपन रेट जिन बॉन्ड्स का हाई होता है, वो उन कूपन्स में या उन बॉन्ड्स में प्राइस में वेरिएशन कंपैरेटिवली लो होती है। किसके कंपैरिजन में, जिन बॉन्ड्स में लो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, लो कूपन रेट मेंशन होता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि कूपन रेट अगर डिक्रीज रहेगा तो प्राइस में चेंजेस ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, ये इनका थर्ड थ्योरम हो गया। अब बात करेंगे किसकी, फोर्थ थ्योरम की। फोर्थ थ्योरम किसके बारे में, कन्वर्जेंस टू पार। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है ना, आप मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे आते हैं, बॉन्ड की मैच्योरिटी का टाइम पीरियड आता है, बॉन्ड की जो प्राइसेस होती हैं ना वो फेस वैल्यू की तरफ मूव ऑन करती हैं। ये अप्रोच सिंपली कहता है, ये थ्योरम कहता है कि जो बॉन्ड की वैल्यू है ना वो उसकी पार वैल्यू की तरफ मूव ऑन करती है जैसे जैसे क्या हो जाता है, मैच्योरिटी पीरियड आती है। वेदर वो डिस्काउंट का बॉन्ड हो, वेदर वो प्रीमियम का बॉन्ड हो, वो अपने आप पार वैल्यू की तरफ जाने लगता है। कब जाने लगता है, जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी पीरियड आने लगती है। जैसे 8 साल का बॉन्ड है ना, तो जब 8th ईयर आएगा, मैच्योरिटी टाइम पीरियड आने वाला है, तो उस बॉन्ड की वैल्यू आप देखेंगे कि वो नियरेस्ट टू पार हो जाती है, वो बिल्कुल फेस वैल्यू की तरफ मूव ऑन कर रही होती है। वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर बॉन्ड ट्रेडिंग कर रहा है 950 पे या 1050 पे, मतलब चाहे डिस्काउंट पे चाहे प्रीमियम पे, लेकिन जैसे ही वो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड आने को होता है ना, वो मूव करता है किस साइड, अपने फेस वैल्यू की तरफ, जैसे 1000 की तरफ। ठीक, ये इनका फोर्थ थ्योरम हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी, फिफ्थ थ्योरम की। फिफ्थ थ्योरम क्या है, असिमेट्रिकल प्राइस चेंज। मतलब क्या कहते हैं, इसे भी समझिएगा। ये क्या कहता है, बॉन्ड प्राइस चेंजेस आर ग्रेटर फॉर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी जो बॉन्ड प्राइस है, ठीक है, अगर आपकी बॉन्ड प्राइस में राइज होता है, ठीक, किसकी वजह से, आपकी जो बॉन्ड यील्ड है, जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है, इस वजह से आपकी जो बॉन्ड की प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये ग्रेटर देन होगा किसके, अगर आपका यील्ड राइज करता है और बॉन्ड की प्राइस गिरती है तब। समझ में आया। देखिए सिंपली इनका ये कहने का मतलब है कि हमें एक चीज़ पता है कि भाई अगर मार्केट यील्ड आपका इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। ये बात पता है। इसी तरह अगर मार्केट का यील्ड, मतलब करंट मार्केट इंटरेस्ट जो है, जो यील्ड है, अगर वो डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये तो पहला थ्योरम था। अब ये क्या कहते हैं, ये थ्योरम कह रहा है कि ये जो होता है ना कि अगर मार्केट यील्ड डिक्रीज करेगा तो और बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, ये ज़्यादा तेज इंक्रीज करती है कंपैरिजन के कि अगर वो गिर रही हो, बॉन्ड की वैल्यू गिर रही हो। मतलब दो सिनेरियो होता है। एक सिनेरियो क्या हो गया कि भाई मार्केट यील्ड आपका डिक्लाइन हुआ, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा सिनेरियो, मार्केट यील्ड इंक्रीज किया, बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो ये कह रहे हैं बॉन्ड की वैल्यू जो डिक्रीज करती है ना वो बहुत कम स्पीड से डिक्रीज करती है, जबकि जब बढ़ती है बॉन्ड की वैल्यू तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है। वही कह रहे हैं, राइज जो होता है बॉन्ड की प्राइस में, ठीक है, बॉन्ड की वैल्यू में जो राइज होता है, किसकी वजह से, बॉन्ड यील्ड डिक्रीज कर गया, इसकी वजह से जो बॉन्ड की वैल्यू में राइज हुआ है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में दिखता है कंपैरेटिवली। जब बॉन्ड की वैल्यू गिरती है, मतलब यील्ड बढ़ गया तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी, पर जब वो गिर रही होती है ना तो वो लो गिरती है कंपैरेटिवली किसके, अगर वो बढ़ रही होती है। तो ये अच्छी चीज़ है ना कि अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी ना तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी, भले ही सेम परसेंटेज से चेंज क्यों ना आया हो, है ना। बॉन्ड की वैल्यू बढ़नी है तो ज़्यादा बढ़ेगी, पर जब गिरती है तो कम गिरती है।
ठीक, इम्पैक्ट तो यील्ड का ही है, करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट का ही है। करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट की वजह से ही बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, पर बढ़ेगी तो ज़्यादा बढ़ेगी और घटेगी तो कम बढ़ेगी, घटेगी, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, यही लिखा गया कि बॉन्ड की प्राइस राइज मोर व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल। बॉन्ड की प्राइस में ज़्यादा बढ़ती दिखेगी जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, कंपैरेटिवली किसके, वो गिरती लो है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो गिरेगी, जो बॉन्ड की वैल्यू वो गिरेगी लो, सेम अमाउंट से क्यों ना इंक्रीज हो रहा हो और डिक्रीज हो रहा हो, पर फिर भी ये डिफरेंस आपको वैल्यू में दिखने को आएगा। तो इंटरेस्ट रेट भले ही, मार्केट यील्ड भले ही सेम परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज क्यों ना करे, लेकिन अगर वैल्यू पे इम्पैक्ट देखने जाएंगे, बॉन्ड की वैल्यू पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो बॉन्ड की वैल्यू में बढ़त वाला ज़्यादा आता है और जब वो गिरती है तो कम गिरती है, और भले ही इंटरेस्ट में, यील्ड में सेम परसेंटेज से चेंज क्यों ना आया हो, राइट, यही चीज़ कह रहा। तो कोई भी मैच्योरिटी पीरियड क्यों ना हो, अगर आपकी यील्ड डिक्रीज करती है, यील्ड डिक्रीज करेगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, जब प्राइस डिक्लाइन करती है, किसकी वजह से, आपके मार्केट इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने की वजह से, तो डिक्लाइन कम करेगी पर बढ़ेगी तो ज़्यादा बढ़ेगी। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई कि आप इसे रीड आउट करेंगे आपको समझ में आएगा। और मैं इस चीज़ को ना एक एग्जांपल समझा देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए तो ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट और जो कूपन रेट और जो यील्ड है दोनों ही 10% है, मतलब 10% का ही कूपन रेट है और मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है, मार्केट इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है वो भी 10% का है। ठीक, 5 साल की मैच्योरिटी है और फेस वैल्यू 1000 की है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। आपको करंट मार्केट यील्ड 10% पता है, आपको कूपन रेट 10% पता है, 5 ईयर्स की मैच्योरिटी है, फेस वैल्यू 1000 की है। अब मानते हैं कि यील्ड जो है 2% से डिक्लाइन कर गया, मतलब जो 10% का यील्ड था वो कितना हो गया, 8% हो गया। पहला थ्योरम याद करिए, अगर यील्ड डिक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा, आपकी जो कूपन की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यील्ड क्या कर गया, यहाँ पे डिक्रीज कर गया, 10% से क्या हो गया 8%। करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट अब 8% का है। अब आपको बताना है, तो बताया कि अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी, पर मैं यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू रख के आपको सिर्फ इम्पैक्ट समझाना चाह रही हूँ। तो अगर मान लीजिए यील्ड 2% से गिर जाता है, मतलब 8% का यील्ड हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी आएगी, 1079.87। देखिए फेस वैल्यू से इंक्रीज कर गई ना बॉन्ड की वैल्यू, ये तो हमको पता ही है, वैल्यूएशन में पढ़ा ही है हमने कि और ये चीज़ें पढ़ी है, यील्ड में भी पढ़ी है कि अगर आपका यील्ड डिक्रीज करेगा कूपन रेट से तो आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। यही तो बात समझ में आ गई। अब यहीं पे सेम परसेंटेज से हम क्या कर देते हैं, यील्ड को बढ़ा देते हैं। अगर यही यील्ड इंक्रीज कर जाए 2% से, 10% से 12% का यील्ड आ गया, करंट मार्केट यील्ड कितना दिख रहा है 12% का, तो पहले तो ये सोचिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड बट ऑब्वियसली बट डिक्रीज करेगा, है ना। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, 1000 से डिक्रीज करके 927 आ गई। ठीक, तो अगर पहले तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट सिंपली सी हो गया कि भाई अगर यील्ड आपका मार्केट यील्ड या करंट मार्केट इंटरेस्ट अगर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज करती है, उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा हो गई। ठीक, 1000 से 1079 हो गई। अगर यही यील्ड इंक्रीज कर जाता है, 10 से 12% हो जाता है, तो बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, तो 1000 से 927 हो गई। ये बात तो समझ में आ गई। अब आपका ये थ्योरम क्या था, थ्योरम ने क्या कहा था, थ्योरम ने कहा था कि भले सेम परसेंटेज से यील्ड में इंक्रीज या डिक्रीज हो, 2% से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो बॉन्ड की वैल्यू है ना वो बढ़ती ज़्यादा स्पीड से है, घटती कम स्पीड से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि 2% से अगर हमने यील्ड को डिक्लाइन किया तो जो प्राइस में राइज आया वो 79.87 पैसे का आया, 1000 से 1079 हो गया था ना, तो 79 का इंक्रीज आया। वहीं जब हम 2% से यील्ड को बढ़ा दिए तो जो प्राइस है, वैल्यू बॉन्ड की जो वैल्यू है वो गिरी कितने से, 72.12 से, 1000 में से 927.88 लेस करेंगे तो कितना आएगा 72.12। देखिए आप समझिए ना, सेम परसेंटेज से यील्ड में वेरिएशन आया, लेकिन बॉन्ड की वैल्यू जब इंक्रीज करना था तो ज़्यादा इंक्रीज करी, पर जब बॉन्ड की वैल्यू गिरनी थी तो फिर वो कम गिरी। यही है थ्योरम, बॉन्ड प्राइस चेंजेस आर ग्रेटर फॉर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। समझ में आई बात, एसिमेट्रिकल प्राइस चेंज है, जब प्राइस मतलब कि इंटरेस्ट में सेम चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट को सेम रेट से आप बढ़ाइए या घटाइए, पर जब आप बॉन्ड की वैल्यू पे इम्पैक्ट देख रहे हैं तो बढ़ता ज़्यादा स्पीड से, घटता कम स्पीड से। यही फिफ्थ थ्योरम है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।